सो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट के बारे में बताऊंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो में आपको इसके मीनिंग के और इसके टाइप्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर ये कॉस्ट। और ये पूरा चैप्टर मैं आपको किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ाने वाला हूं? एक प्रोड्यूसर के। क्यों भैया? क्योंकि कॉस्ट होता क्या है समझने की कोशिश करना। जितना भी प्रोड्यूसर खर्चा करता है प्रोडक्शन में, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, तो जो भी खर्चा होता है उसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉस्ट क्या है? जितना भी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द प्रोडक्शन। भैया किस चीज की प्रोडक्शन? गुड्स एंड सर्विसेज की। तो जितना भी प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा होता है किसके द्वारा? प्रोड्यूसर द्वारा, वो क्या कहलाता है? वो कॉस्ट कहलाता है। ध्यान रखना, ऑन द प्रोडक्शन किस चीज की? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की इज कॉल्ड कॉस्ट, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। ये खर्चा किसी भी चीज के ऊपर हो सकता था। मान लो जैकेट्स बनती हैं, मान लो मैं जैकेट्स बनाता हूं, एग्जांपल ले लेंगे, आप कोई भी ले लेना। मान लो जैकेट बनती है। अब जैकेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? बेसिक फैक्टर्स तो चाहिए आपको, बेसिक फैक्टर्स तो चाहिए, ठीक है। उनमें कौन कौन सी चीजें होंगी? जमीन चाहिए भैया, फैक्ट्री तो चाहिए, ठीक है, यानी कि लैंड तो चाहिए आपको। लैंड किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर? फैक्ट्री को, तो फैक्ट्री तो चाहिए। अच्छा जी, लेबर भी चाहिए, ठीक है, लोग भी चाहिए जो बनाएंगे भैया, लेबर होनी चाहिए, ठीक है। आपको पैसा भी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल, ठीक है, कैपिटल भी चाहिए। और रॉ मटेरियल भी चाहिए, ठीक है। क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल भी चाहिए। सारी चीजें आपको अवेलेबल होनी चाहिए। मशीन कैपिटल के अंदर ही आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी क्या प्रोड्यूस करने के लिए? कोई भी गुड्स को। यहां पर गुड्स क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? यहां पर हम क्या गुड लेके चल रहे हैं? जैकेट। चाहे इसको गुड कह लो, चाहे आप इसको कमोडिटी बोल लो, ज्यादा बढ़िया, ठीक है। कमोडिटी मतलब कोई भी चीज जिसकी यहां पर प्रोडक्शन की जा रही है। वो कौन सी चीज है? एग्जांपल क्या लेके चल रहे हैं हम? जैकेट। तो भैया यहां पर ये फैक्टर्स का यूज किया जाएगा किसके लिए? जैकेट की प्रोडक्शन करने के लिए। आपको प्रोडक्शन फंक्शन में बताया था ना कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो इन फैक्टर्स के ऊपर जितना भी खर्चा होता है, कौन कौन सा खर्चा हो रहा है जरा ध्यान से देखो। भैया फैक्ट्री फ्री में तो मिलेगी नहीं, क्या पे करना पड़ेगा? रेंट। तो यहाँ पर रेंट देना पड़ रहा है, ठीक है। लेबर को क्या पे करनी पड़ रही है? वेजेस पे करनी पड़ रही है, यानी कि दिहाड़ी पे करनी पड़ रही है। कैपिटल, मान लो मैंने अपना पैसा किसी से लिया था इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, फैक्ट्री चलाने के लिए पैसा किसी से लिया था। वो किससे लिया था? बैंक से लिया था। अब कोई फ्री में तो पैसा पकड़ा नहीं देगा, बदले में क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या एक टाइप का खर्चा है, तो वो भी किस में ऐड हो जाएगा? ठीक है, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के ऊपर क्या पे करूंगा मैं? प्राइस पे करूंगा, ठीक है, मुझे प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये सारी, चाहे रेंट हो, चाहे वेजेस हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे प्राइस हो, ये सारी चीजें क्या है? मेरा खर्चा। क्या है मेरा खर्चा? एक्सपेंडिचर। और इसी एक्सपेंडिचर को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग कॉस्ट कहते हैं। तो चाहे जैकेट हो, चाहे टी शर्ट हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई सी भी चीज, उसको बनाने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके ऊपर जो भी खर्चा होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो भी खर्चा होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉस्ट। वो क्या कहलाता है भैया? कॉस्ट कहलाता है। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं ये जो कॉस्ट है किन अलग अलग दो टाइप ऑफ कॉस्ट को जोड़ के बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट है, दो कौन कौन सी अलग अलग टाइप ऑफ कॉस्ट को मिलकर बनती है? एक तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी कौन सी है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब इन दोनों को जोड़ देती है तो क्या बन जाती है? कॉस्ट बन जाती है। अब सवाल यह है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। वो फैक्टर्स जो प्रोड्यूसर कहां से हायर करता है? बाहर से हायर करता है। फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, और मैंने लेबर को बाहर से मंगवाया है। अब लेबर जो बाहर से आई है ऑब्वियसली मुझसे पैसा लेगी, ठीक है, वेजेस लेगी। अब वो जो वेजेस है वो किस टाइप ऑफ कॉस्ट में आता है? वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा है, क्योंकि भैया लेबर कहां से काम करने के लिए आ रही है? बाहर से। यहां पर मेरी फैक्ट्री है, मैं बाहर से मंगवा रहा हूं लेबर। तो आउटसाइड हायर फैक्टर, बाहर से मैं जितने भी फैक्टर हायर करता हूं,
आउटसाइड से मतलब बाहर से मैं जितने भी फैक्टर्स को हायर करता हूं किस लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उस पर जो भी खर्चा होगा वो क्या कहलाता है, मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। तो फैक्टर्स विच प्रोड्यूसर हायर फ्रॉम आउटसाइड द इकोनॉमी इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि लेबर को वेजेस वो पे करते हैं। मान लो अब बहुत सारी मैंने टी शर्ट्स जैकेट्स वगैरह बना दी। अब जरूरी नहीं है कि वो वहीं पर बिकेगी, मेरा माल बिकता है किसी दूसरी स्टेट के अंदर, मान लो उत्तर प्रदेश में बिकता है, तो उत्तर प्रदेश जाने के लिए क्या चाहिए, ट्रक्स चाहिए। तो ट्रक्स जो मैं मंगवाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी खर्चा करूंगा, ट्रक्स मेरे खुद के नहीं है, मेरे को बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, तो ट्रक्स के लिए भी मैं पैसे दे रहा हूं और वो ट्रक्स बाहर से सर्विसेज ले रहा हूं। तो ट्रक्स की सर्विसेज जो मैंने बाहर से ली है वो भी किसके अंदर आ जाएगी, मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर। तो लेबर वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ठीक है, किसके अंदर आ जाएगी, सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर। बिजली मैं खुद नहीं बनाता, बाहर से, ऑब्वियसली बाहर से खरीदते हैं सभी। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो भी मैं पे करूंगा वो भी कहां से वो भी किसके अंदर आ जाएंगे, वो भी किसके अंदर आ जाएंगे, सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोड्यूसर बाहर से हायर करता है। ठीक है, मैनेजर आ रहा है काम करने के लिए, वो भी बाहर से आ रहा है, तो उसको जो भी मैं सैलरी पे करूंगा वो भी किसके अंदर आ जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर। ठीक है जी, और ये जो कॉस्ट होती है ये एक्चुअल कॉस्ट मानी जाती है। ठीक है, ये एस्टिमेटेड नहीं होती, इसका अंदाजा नहीं लगाते, ये एक्चुअल कॉस्ट होती है। एक्चुअल कॉस्ट मतलब जो मैं एज इट इज लिख सकता हूं अपनी अकाउंट्स की बुक्स के अंदर। ठीक है, तो ये वो कॉस्ट है जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, ध्यान रखना। अब आ जाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट के ऊपर। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, जो प्रोड्यूसर सेल्फ ऑन फैक्टर पे एस्टिमेट करता है। जो प्रोड्यूसर किसके ऊपर एस्टिमेट करता है, प्रोड्यूसर एस्टिमेट दिस कॉस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड फैक्टर्स। अब आप सोच रहे होगे भैया ये क्या सीन है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड फैक्टर्स है, दैट मींस ओनर के खुद के हैं, प्रोड्यूसर के खुद के फैक्टर्स हैं। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे मान लो मेरी खुद की जमीन है, ठीक है, और उसी के ऊपर मैंने फैक्ट्री बना रखी है, और अगर किसी और को वो फैक्ट्री दे रखी होती रेंट पे तो मुझे वहां से 10,000 रुपए आते। तो वो जो 10,000 रुपए है, ठीक है, वो मेरे को यहाँ पर नहीं देने पड़ रहे। ठीक है, नहीं देने पड़ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा खर्चा नहीं है, वो मेरे को आ सकते थे अगर मैं किसी और को देता जमीन। ठीक है, लेकिन वो मैं खुद यूज कर रहा हूं, तो मैं भले ही खुद यूज कर रहा हूं, मुझे देने नहीं पड़ रहे, लेकिन मैं यहाँ पर एस्टिमेशन दिखाऊंगा, वो 10,000 रुपए भी मेरे कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। भले ही आप दे नहीं रहे, लेकिन आप अपनी फैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आप एस्टिमेशन जरूर करोगे कि वो भी खर्चा है। ध्यान रखना, आप एस्टिमेट जरूर करोगे, अंदाजा लगाओगे कि वो भी खर्चा आएगा, भले ही आपके खुद के फैक्टर्स क्यों ना हो। ठीक है, तो यहां पर उसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इस वजह से उसकी एक्चुअल वैल्यू पता नहीं लगा सकते, उसका एस्टिमेशन ही कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेल्फ ऑन लैंड है, इसके ऊपर मैं क्या पे कर रहा हूं, ठीक है, पे नहीं कर रहा, एक एस्टिमेटेड रेंट पे कर रहा हूं, एस्टिमेशन कर रहा हूं किसका, रेंट का। ठीक है, तो वो क्या, ये जो एस्टिमेशन कर रहा है रेंट का, ये क्या बन जाएगा, मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, 20,000 मान के चल रहा हूं कि 20,000 रुपए यहां से आएंगे। ठीक है, अंदाजा लगा रहा हूं। ठीक है, एक्चुअल नहीं बता सकता, हो सकता है 25 आते, हो सकता है 15 आते। ठीक है, तो ये 20,000 रुपए क्या बन जाएगा, मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि मैंने आइडिया लगाया। अच्छा, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो मैंने खुद की कैपिटल ही यूज करी है, मतलब किसी से उधार नहीं लिए पैसे, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे 50-60 हजार रुपए, मैंने वही इन्वेस्ट कर दिया अपने काम के अंदर। ठीक है, तो वो जो 50,000 रुपए मैंने अपने ही लिए यूज कर लिए, अगर मैं किसी और को देता तो मुझे वहां से इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट मैं यहां पर भी एस्टिमेट करूंगा, वो कितना आना चाहिए था, 8%, 10%। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भले ही मैंने खुद के पैसे इस्तेमाल करे हो, लेकिन उन पैसों को वहां किसी और को देता तो वहां से मुझे इंटरेस्ट आता, तो वो भी मेरे लिए क्या बन जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट बन जाएगा। इसलिए इकोनॉमिक्स थोड़ी सी अलग होती है अकाउंट से। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर मैं सिर्फ किसका इस्तेमाल करता हूं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी एस्टिमेट करते हैं। अब मेरे ही फैक्टर्स है,
मेरी जमीन थी, मेरा ही पैसा था, मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, भले ही जितना मर्जी आ रहा हो, 6%, 7%, 8%, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा खुद का फैक्टर ही है। यहाँ पर लैंड भी मेरी खुद की थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड फैक्टर थे, ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल मेरी खुद की है, तो मैं एस्टिमेट करूंगा अगर मैं किसी और को देता तो 6% आता, वो नहीं आया तो क्या बन गया, मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट बन गई, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स थे जो मेरे खुद के हैं, दैट मींस इनसाइड जनरेटेड फैक्टर है जो मैंने खुद से जनरेट करे थे। और ये कौन से फैक्टर थे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, ये कौन से फैक्टर्स हैं जो मैं बाहर से हायर करता हूँ, उनके ऊपर जो भी खर्चा होता है वो क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो मेरे खुद के फैक्टर है उसके ऊपर जो भी मैं खर्चा एस्टिमेट करता हूं वो क्या कहलाता है, मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ आ गया, क्लियर है। ये मेरे खुद के फैक्टर्स नहीं थे, बाहर से लिए थे, और वो मेरे खुद के फैक्टर्स हैं जिसपे मैंने एस्टिमेट करा था कॉस्ट का, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाती है, मेरी ओरिजिनल कॉस्ट निकल के आ जाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट तुम्हारे सामने अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट में इम्प्लिसिट कॉस्ट है या एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो सारी स्टेटमेंट आप पढ़ो और मैं भी करूंगा, ठीक है। आपको इसमें 5 मिनट लगने चाहिए इन सभी क्वेश्चंस को करने में। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट में कौन सी कॉस्ट इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है पहचान के लिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर दो और बाद में आप आंसर मैच कर लेना कि आपके आंसर सही है या गलत हैं। चलो देखते हैं कौन ठीक करता है इसके, स्टार्ट करो जल्दी से। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, आप वीडियो पॉज कर लो, पहले खुद कर लो फिर मैच कर लेना, क्योंकि आप डायरेक्ट मेरे से देखोगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आपको आ चुका है इम्प्लिसिट कॉस्ट या नहीं आया। तो दोनों में डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा स्टेटमेंट पढ़ के, ठीक है। तो हर एक स्टेटमेंट अलग अलग कॉस्ट इंक्लूड कर दिया, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट पे मैं यहां पर बात करता हूं। पहली स्टेटमेंट क्या करिए, प्रोड्यूसर बोरो मनी स्टार्टिंग अ बिजनेस। एक प्रोड्यूसर ने बोरो करे पैसे, यानी कि उधार लिए, और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। पैसे उधार लिए, बाहर से लिए किसी से, ठीक है, उधार किसी से बाहर से लिए होंगे। तो कोई से भी फैक्टर्स अगर बाहर से हायर किए जाते हैं तो कौन सी कॉस्ट आती है, वो इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। तो जल्दी से आंसर बताओ इसका। इसका आंसर है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि यहां पर वो पैसे बोरो कर रहा है, कहां से, बोरो फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड से बोरो कर रहा है। और कोई से भी फैक्टर्स अगर आउटसाइड से बोरो किए जाते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर। तो ये पहले का आंसर आपका ठीक होगा, ठीक है। अगर आपका गलत है तो उसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अ प्रोड्यूसर इन्वेस्ट्स ऑन सेविंग। एक प्रोड्यूसर ने अपने ही पैसे, अपनी सेविंग्स को कहां लगा दिया, अपने बिजनेस में। तो यहां पर प्रोड्यूसर अपना ही फैक्टर इस्तेमाल कर रहा है, अपनी सेविंग्स का ही इस्तेमाल कर रहा है, किस लिए भैया, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आइडेंटिफाई करो भैया कौन सी कॉस्ट है, ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। तो ये कौन सी है, आपने सही पहचाने हैं, कौन सी है भैया, इम्प्लिसिट कॉस्ट है ये, क्योंकि यहां पर प्रोड्यूसर खुद की ही सेविंग, यानी कि खुद की, बाहर से हायर नहीं कर रहा, ठीक है, कहां से, खुद की सेविंग निकाल रहा है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब अपने अपने बैंक से पैसे निकलवा लिए होंगे या अपने पास उसने रखे होंगे। तो अगर खुद के फैक्टर्स इस्तेमाल कर रहा है तो कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, यहां पर इम्प्लिसिट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा जी, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। सोहन हायर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो यहां पर सोहन ने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को हायर किया है, ठीक है। सोहन कोई होगा बिजनेसमैन, उसने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को हायर किया ताकि वो अपने गुड्स को डिलीवर कर सके, कहीं पर भी डिलीवर कर सके। तो भैया हायर करा है तो मतलब बाहर से मंगवाई है ये सर्विसेज, बाहर से आई है, तो कहां से, आउटसाइड से। और जैसे ही आउटसाइड दिमाग में आता है तो आप क्या कहते हो, कौन सी कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है ये, एक्सप्लिसिट। कौन सा खर्चा आएगा इसके अंदर, क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। ट्रक्स वगैरह मंगवाने में जो भी आप खर्चा देते हो तो वो कौन सी कॉस्ट हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाती है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर। और कौन सा खर्चा इसमें बैठेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। फार्मर टेकन फार्म ऑन रेंट। एक फार्मर ने फार्म जो है वो किस पे ले लिया, रेंट पे ले लिया। अब रेंट पे लिया तो भैया किसी और से लिया होगा, रेंट पे लिया है तो किसी और से लिया होगा, बाहर से लिया होगा, ठीक है। तो बाहर से लिया है यानी कि आउटसाइड से हायर करिए। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा आपका, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और उसको क्या पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है, रेंट पे करना पड़ेगा।
क्योंकि उसने फार्मर ने कहां से लिया रेंट, आउटसाइड से हायर करा है, क्योंकि उसे रेंट देना पड़ रहा है। तो आउटसाइड हायर फैक्टर बाय प्रोड्यूसर, वो क्या कहलाएगा भैया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो उसके ऊपर जो भी खर्चा करेगा, खर्चा क्या होगा, रेंट। ठीक है, तो रेंट जो जाएगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, अ फार्मर कैरीज ऑन फार्मिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर फार्मर जो है, वो जो फार्मर है वो फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहा है किसकी मदद से, अपने फैमिली मेंबर्स की मदद से। तो फैमिली मेंबर्स इसमें हेल्प कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो उसके खुद के फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि उसके खुद के रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उसके खुद के, अब उससे पैसे ले रहे होंगे खुद के फैमिली मेंबर्स, वो खुद के फैमिली मेंबर्स को वेजेस दे रहा हुआ नहीं जी, क्योंकि जो भी अनाज कटेगा प्रॉफिट में से शेयर करेंगे ना उसके। ठीक है, वेजेस तो पे नहीं करेगा, तो उसके खुद के फैमिली मेंबर्स हैं। तो इस वजह से ये कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, तो ये कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि उसके खुद के फैमिली मेंबर्स हैं। और अगर यही फार्मिंग के लिए वो फैमिली मेंबर्स ना होते, अपने आउटसाइड कहीं गांव से मंगवाता लेबर को काम करने के लिए, तो वहां पर कॉस्ट कौन सी आ जाती, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अगर इनकेस कोई हुई है तो आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, आपको मिलते जुलते क्वेश्चंस अगर आपकी बुक में है तो आप कर लेना। ठीक है, नोट्स में भी होंगे, मेरे असाइनमेंट्स में भी आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया आइडेंटिफाई किस तरीके से करें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या लाइव सेशंस के अंदर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं कॉस्ट फंक्शन पढ़ा रहा हूँ आपको। कॉस्ट फंक्शन होता क्या है ये पहले समझ लो। कॉस्ट फंक्शन क्या शो कर रहा है, टेक्निकल रिलेशन। क्या शो करता है, टेक्निकल रिलेशनशिप। किसके बीच में भैया, दो चीजों के बीच में। टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, कॉस्ट एंड आउटपुट। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जरा ध्यान से देखो। कॉस्ट फंक्शन को कैसे लिखता हूं, C इज इक्वल टू एफ क्यू। ठीक है, तो ये कॉस्ट फंक्शन है एक। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट को, और यहां पर F किसको शो कर रहा है, फंक्शन को, और यहां पर Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट को। अब जरा ध्यान समझो, अगर आउटपुट बढ़ेगी यानी कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो खर्चा क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, और अगर आउटपुट कम होगी तो खर्चा भी क्या होगा, कम होगा। इसी टेक्निकल रिलेशनशिप को क्या बोला गया है, कॉस्ट फंक्शन बताया गया है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो स्टूडेंट, ये मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कॉस्ट फंक्शन के बारे में। मान लेते हैं पहले जो आउटपुट थी वो कितनी थी, आउटपुट और कॉस्ट के बीच में रिलेशन बता रहा हूं ना मैं। आउटपुट मान लेते हैं पहले कितनी थी, 100, खर्चा कितना था 1000, आउटपुट कितनी हो गई 120 हो गई, तो खर्चा कितना हो गया यहां पर 1200। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, पहले वाले केस में कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, दूसरे वाले केस में कॉस्ट फंक्शन क्या होगा। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, C इज इक्वल टू एफ क्यू। तो C की जगह मैं क्या लिखूंगा, कॉस्ट लिखूंगा। कॉस्ट कितनी थी 1000 रुपए। उस केस में आउटपुट कितना था 100 यूनिट्स। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो गया, आउटपुट क्या हो गई, बढ़ गई, 100 से कितनी हो गई 120 यूनिट, जिसकी वजह से जो खर्चा है यानी कि जो कॉस्ट है वो क्या हो गई 1200। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी टेक्निकल रिलेशनशिप को क्या बता रखा है यहाँ पर, कॉस्ट फंक्शन बता रखा है। इसका उल्टा भी हो सकता है आउटपुट कम हो जाए। ठीक है, तो इस केस में आउटपुट अगर कम हो गई तो आप मुझे बताओ कॉस्ट क्या हुई उस केस में, कॉस्ट बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। मान लेते हैं कितनी हो गई 900 रुपए हो गई। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर कॉस्ट कितनी हो जाएगी 900 रुपए। तो यहाँ पर आउटपुट कम होने की वजह से यानी कि प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो खर्चा है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये टेक्निकल रिलेशनशिप को किस रूप में दिखाया है, कॉस्ट फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये टेक्निकल रिलेशनशिप क्या कहलाता है, कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको साफ साफ देखने के लिए मिला, यहां पर आपको साफ साफ देखने के लिए मिला कि अगर आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर आउटपुट कम होगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये जो रिलेशन है आपने कैसे देखा, इसके अंदर डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो आपने देखा यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसे है, डायरेक्ट है। किसके बीच में, कॉस्ट और आउटपुट के बीच में। अगर आउटपुट बढ़ती है तो कॉस्ट भी बढ़ती है, तो रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्ट। ध्यान रखना। तो ये टेक्निकल रिलेशन को ही यहाँ पर क्या बता रखा है, कॉस्ट फंक्शन बता रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बता रहा हूं, ये हमने चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़ा था। अच्छा क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है
क्या कहते हैं इसको, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट या नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगन भी कहते हैं। तो ये होता क्या है कॉस्ट के अंदर, मैं कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले इसका मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, कॉस्ट कह लो या फॉरगन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। यानी कि दूसरे सबसे बेहतरीन चॉइस, ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट यानी कि दूसरी सबसे बेहतरीन चॉइस को यहाँ पर क्या कहते थे हम लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते थे। आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा रहा हूँ एग्जांपल्स के थ्रू, जहां पर मैं दो चीजों की प्रोडक्शन करने के ऑप्शन है मेरे पास, एक तरफ राइस की और दूसरी तरफ वीट, जिसको हम क्या कहते हैं गेहूं। अगर मैं राइस की प्रोडक्शन करता हूं तो इसकी मैं 50 क्विंटल्स की प्रोडक्शन कर सकता हूं, और अगर मैं वीट की प्रोडक्शन करता हूं तो इसकी मैं सिर्फ 40 क्विंटल्स की कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखा, मुझे प्रॉफिट और प्रोडक्शन ज्यादा किस में लग रही थी, राइस में, तो मैंने राइस की प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। यहां पर मैंने वीट की प्रोडक्शन को क्या कर दिया, रोक दिया, ठीक है। तो अगर मैं राइस की प्रोडक्शन ना करता, मेरे पास नेक्स्ट बेस्ट चॉइस कौन सी होती, वीट की। तो दूसरी सबसे बेहतरीन चॉइस, पहली तो मेरे पास किसकी थी, राइस की, जो मैंने करनी शुरू कर दी। तो दूसरी बेहतरीन चॉइस कौन सी थी मेरे पास, वीट की। तो वीट की जो 40 क्विंटल्स की मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाया, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। तभी हम इसको नेक्स्ट बेस्ट चॉइस कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, क्योंकि आप एक ही कर पाओगे, दूसरा आपको छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो भी आपने छोड़ा क्या, वीट की प्रोडक्शन मैंने छोड़ दी क्योंकि राइस की प्रोडक्शन करनी थी। तो वीट की प्रोडक्शन जो नहीं कर पाए 40 क्विंटल्स की, वो क्या कहलाएगी, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करना, ठीक है।